आज हम एक्सप्लेन करेंगे लियो मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से, जो कि रात के समय में राह चलते अकेले लोगों को लूटते हैं। लेकिन हाल ही में पिछली रात उन्होंने एक बड़ा काम किया है। दरअसल उन्होंने कलेक्टर को मार दिया है, लेकिन वहाँ से भी उन्हें बहुत सारा पैसा तो नहीं मिला है। इसलिए वो लोग रात का इंतजार करते हैं और राह चलते लोगों को लूटते हैं। और इन्हीं की गैंग में एक लड़का सरफिरा और थोड़ा पागल सा है। उसके पास गन भी है, इसलिए वो किसी को भी मार देता है। जिसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर शहर में बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल शहर में एक हाइना घुस आया है, जिसे हम लकड़बग्गा भी कहते हैं। और उस लकड़बग्गे ने पूरे शहर में तबाही मचा कर रखी थी। वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था और लोग बस अपनी जान बचा रहे थे। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं। जोशी ने जब यहाँ पर लकड़बग्गे को देखा तो वो समझ गया था कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम पार्थिबन है। इसलिए जोशी तुरंत ही पार्थिबन के पास कॉल करता है और उसे इस लकड़बग्गे के बारे में पूरी जानकारी देता है। जोशी पार्थिबन से कहता है कि अगर तुम फौरन ही यहाँ पर नहीं आए तो वो लकड़बग्गा पूरे शहर में तबाही मचा देगा। हालांकि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे थे। तो पार्थिबन तुरंत ही यहाँ पर आता है और वो जोशी को बताता है कि ये लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग प्लान सेट कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से वो लकड़बग्गा स्कूल की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर कि 2-3 बच्चे खड़े हुए थे। ये देखने के बाद तो पार्थिबन तुरंत ही मैदान में उतर जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू में करने लगता है। अब क्योंकि जोशी की गन काम नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पर पार्थिबन का बेटा सिद्धार्थ जो है वो अपने जॉबलिन के द्वारा अपने पिता को वो जॉबलिन देता है और उसके द्वारा यहाँ पर पार्थिबन उसे इंजेक्शन देकर आराम से सुला देता है। तो इस तरह से पार्थिबन ने अपने शहर को लकड़बग्गे से बचाया। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में पार्थिबन एनिमल को रेस्क्यू करने का ही काम करता है और वो शहर में अपनी पत्नी सत्या और अपने 2 बच्चे सिद्धार्थ और चिंटू के साथ रहता है। उसका एक कैफे भी है और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसी तरह से हंसते खेलते कुछ दिन गुजरते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पार्थिबन जब अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफे में था, रात का वक्त था और बस कैफे बंद होने वाला था, लेकिन अचानक से वही बदमाश गुंडे जो है वो इस कैफे में घुस जाते हैं, जबकि कैफे जो है वो बंद हो गया था। इसके बावजूद वो चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता है। उसे ना मिलने पर यहीं पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय की गर्दन पर वो गन रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने को कहता है। चॉकलेट कॉफी लाने के बाद वो यहाँ पर कुछ पैसे की भी डिमांड करता है। तो पैसे मिलने के बावजूद वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और ये देखने के बाद तो पार्थिबन की हट जाती है और वो यहाँ पर उस विलन को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर उसके साथ कई सारे और भी लोग थे जो कि पार्थिबन से लड़ाई करते हैं, लेकिन पार्थिबन यहाँ पर चुन चुन कर मारता है। आखिर हमने समझ आ गया था कि इसे ऐसे तो नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग पार्थिबन की बेटी चिंटू को मारने के लिए जाने लगते हैं। और ये देखने के बाद तो पार्थिबन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और पास में पड़ी हुई गन को उठाता है और इन 6 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इन गुंडों के लिए पार्थिबन ने सिर्फ 6 गोलियां चलाई थी और वो 6 गोलियां जो है वो सीधे इन 6 लोगों के माथे पर लगी थी। तो पार्थिबन को जेल हो जाती है क्योंकि उसने 6 लोगों को मारा था। इसलिए अब जोशी भी कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि जोशी उसका हर कदम पर साथ देता है। जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है और वहाँ ये साबित हो जाता है कि पार्थिबन ने जो भी किया था वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था, जिस वजह से पार्थिबन के ऊपर सारे लगे चार्जेस हट जाते हैं और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जैसे ही पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ कोर्ट से निकलता है तो वहाँ वो अपना मुंह छिपाने लगता है। दरअसल में वो मीडिया से अपना मुंह छिपा रहा था और किसी को भी अपनी तस्वीर नहीं लेने देता है। इसके बावजूद कुछ मीडिया वालों ने उसकी तस्वीर ले ली थी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इस हादसे के बाद से पार्थिबन अब डरा सहमा सा रहने लगता है और कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो कई दिनों से कैफे भी नहीं गया है। दरअसल में उसे इस बात का अंदाजा है कि जिन लोगों को उसने मारा है वो लोग उसकी फैमिली तक जरूर पहुँचेंगे, इसलिए उसे हर एक आहट से डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। तो पार्थिबन देखता है कि जिस तरह से वो डरा सहमा रह रहा है उस वजह से उसकी फैमिली पर भी फर्क पड़ रहा है। इसलिए वो हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो अपनी वाइफ के साथ मार्केट जाता है और वहां जाने के बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में जोशी का था। जोशी यहाँ पर पार्थिबन को बताता है कि तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग दरअसल में 2 हफ्ते पहले से चल रही थी, लेकिन हमें इस प्लानिंग के बारे में अब जाकर मालूम चला है। तो तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से तुरंत ही भाग जाओ। और जोशी और पार्थिबन जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पार्थिबन के ऊपर उस मार्केट में अटैक हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल में पार्थिबन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था ये लोग उन्हीं के रिलेटिव्स है, इसलिए ये लोग यहाँ पर पार्थिबन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर पार्थिबन की वाइफ सत्या पर आती है तो बात बिगड़ जाती है और यहाँ पर पार्थिबन जो है वो लोगों को फिर से बुरी तरह से मारने लगता है। पार्थिबन यहाँ पर उन लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा होता है कि उन लोगों के पास कोई भी
चारा नहीं बचता है भागने के अलावा। तो वो लोग यहाँ पर जान बचाकर किसी तरह से भाग निकलते हैं। तो इन लड़ाई झगड़े और इन हादसों के बाद से पार्थिवन पूरे के पूरे शहर में फेमस होने लगा था। तो पार्थिवन की इन बातों के समेत उसकी फोटो भी चेन्नई पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े गुंडे हैं जो कि पार्थिवन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल में इन चेन्नई के बड़े गुंडों को पार्थिवन की तलाश नहीं है, इन्हें तो लियो की तलाश है, जो कि 20 साल पहले मर गया था। तो चेन्नई का हेरोल्ड नाम का विलन जब उसकी फोटो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। और जब उसे ये बात मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपने बड़े भाई एंटोनी को जाकर बताता है। तो एंटोनी को एक आदमी कहता है कि हमें पार्थिवन को मारने के लिए कितने लोग भेजने चाहिए। तो यहाँ पर एंटोनी कहता है कि अगर वो पार्थिवन है तो सिर्फ 4 लोग काफी है, लेकिन अगर वो लियो है तो फिर 400 भी कम है। और जिस दिन एंटोनी को ये खबर लगी थी कि लियो जिंदा है तो वो तुरंत ही हिमाचल के लिए निकल पड़ता है, बहुत सारी कारों को लेकर, और उसके साथ कई सारे विलन भी मौजूद थे। तो एंटोनी हिमाचल पहुंच चुका था और वो लोग सीधे पार्थिवन के कैफे पहुंचते हैं जहाँ पर कि पार्थिवन मौजूद था। उसे देखकर एंटोनी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये लियो है। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन एंटोनी से कहता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता हूँ, और पार्थिवन एंटोनी से बहुत ही पोलाइटली बिहेव भी करता है। लेकिन एंटोनी समझ गया था कि ये लियो ही है। अब पार्थिवन की फैमिली वाले यहाँ पर एंटोनी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर पर जोशी को बुलाते हैं। तो इंस्पेक्टर जोशी यहाँ पर पार्थिवन और सत्या को हेरोल्ड और एंटोनी की कहानी बताता है। वो बताता है कि चेन्नई में सालों पहले एंटोनी और हेरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई और उसी आग में लियो भी मर गया था। तो अब उन चेन्नई वाले गुंडों के हिसाब से लियो तुम हो, क्योंकि पार्थिवन और लियो की शक्ल मिलती है। और बात रही संबंध की, तो लियो दरअसल में एंटोनी का बेटा था और हेरोल्ड का भतीजा, इसलिए वो लोग अपने बेटे और भतीजे के लिए यहाँ पर आए थे। अब पार्थिवन ने कैफे में जिन लोगों को मारा था वो लोग यहाँ पर सत्या के ऊपर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर पार्थिवन तो मौजूद नहीं था, लेकिन सही समय पर एंटोनी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और यहाँ पर उन गुंडों को बुरी तरह से मारकर भगा देता है। जिसके बाद एंटोनी सत्या को बताता है कि तुम जिस इंसान के साथ रह रही हो वो मेरा बेटा लियो है, और वो एक मर्डरर है। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है पर अपने पिता को नहीं। अब घर पहुंचने के बाद सत्या जो है वो पार्थिवन से लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिवन उससे कहता है कि उसे लियो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सत्या जो है वो खुद ही लियो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ती है। और जब एक दिन पार्थिवन को मालूम चलता है कि उसकी बेबी सत्या जो है वो उसके ऊपर शक कर रही है और लियो को लेकर जासूसी कर रही है, तो उसका भरोसा टूट जाता है और वो यहाँ पर बुरी तरह से रोते हुए सत्या को बताता है कि लियो कौन है मुझे नहीं मालूम है, और अगर लियो से अगर मेरी शक्ल मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिवन यहाँ पर सत्या को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि लियो से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, और वो लियो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जोशी को भी अब कहीं ना कहीं पार्थिवन के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए वो भी पार्थिवन के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और वो पता करता है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में से एक आदमी बच गया था और वो जेल में है, और कुछ दिनों के बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। इसलिए इंस्पेक्टर जोशी तुरंत ही उस जेल में पहुंच जाता है उस आदमी से मिलने के लिए, और वो यहाँ पर लियो के बारे में पूछता है। वो पार्थिवन की फोटो बताते हुए उस आदमी से लियो के बारे में पूछता है कि क्या ये लियो है, लेकिन यहाँ पर ये आदमी जो है वो उसे लियो की एक स्टोरी बताता है। वो आदमी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि ये कहानी चेन्नई में शुरू हुई थी, जहाँ पर तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंटोनी चलाया करते थे। एंटोनी का बेटा लियो था और वो बहुत ही खतरनाक था, वो मेरे लिए बेटे के समान था, और इस तंबाकू के बिजनेस को हेरोल्ड और एंटोनी से भी अच्छा लियो चलाता था। वो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था, उसी तरह जैसे कि एंटोनी और हेरोल्ड करते हैं। वो लोग भी इसी तरह बहुत ही खतरनाक है और किसी पर भी थोड़ा सा भी शक होता था तो वो उसे जान से मार देते थे। इसी तरह हेरोल्ड भी था। हेरोल्ड भी धंधे के लिए किसी को भी बुरी तरह से मार दिया करता था। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि धंधों को लेकर ही यहाँ पर एंटोनी अंधविश्वास में फंस जाता है। धंधे को बढ़ाने के लिए वो कुछ पंडितों की बात सुनकर जानवरों की बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो नर की बलि देने लगा। तो धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि नर की बलि देने के कारण ही उसका धंधा अभी तक टिका हुआ है, जबकि वो नहीं जानता था कि ये धंधा तो दरअसल में लियो चला रहा है। और हाल ही में लियो की गैंग वालों ने 2000 किलो का माल जो है वो बॉर्डर के पार कराया है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर धूमधाम से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंटोनी को पंडित सजेशन देते हैं और वो कहते हैं कि अगर अपने धंधे को ऊंचाई तक पहुँचाना है तो तुम्हें 2 लोगों की बलि देनी होगी, और वो बलि थी यहाँ पर लियो और उसकी बहन एलिसा की। दरअसल में इस धंधे को लियो और उसकी बहन एलिसा बहुत अच्छे से संभाला करते थे, लेकिन अब उनकी बलि देना पड़ेगा
क्योंकि पंडितों के हिसाब से उनकी बलि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लियो और एलिसा को जब मारा जा रहा था तभी इनके बीच में जंग छिड़ जाती है और यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें लियो जो है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को चुन चुन के मार रहा होता है। और यहाँ पर एंटोनी ने अपने छोटे भाई हैरोल्ड से कह दिया था कि उन दोनों को मार दिया जाए। तो हैरोल्ड ने एलिसा को गोली मार दी थी और वो तुरंत ही मर गई थी। जिसके बाद लियो जो है वो हैरोल्ड को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंटोनी आ जाता है और वो यहाँ पर लियो को गोली मार देता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिस वजह से सभी को यही लगा था कि लियो भी मारा गया है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर जोशी फिर से उस आदमी से पूछता है कि क्या ये आदमी लियो है, जिस पर कि वो आदमी कहता है कि ये आदमी लियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लियो को भरी भीड़ में आंखों से पहचान सकता हूँ, ये तो बिल्कुल भी लियो नहीं है। जिसके बाद जोशी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि पार्थिवन लियो नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद फिर से हम कार का बहुत बड़ा काफिला देखते हैं और ये दरअसल में एंटोनी का काफिला था। दरअसल में ये सारे लोग पार्थिवन के घर के बाहर थे और फिर एंटोनी पार्थिवन के पास कॉल भी करता है और एंटोनी पार्थिवन को बाहर बुलाता है, लेकिन पार्थिवन बाहर नहीं जा रहा था। जिस पर कि एंटोनी पार्थिवन से कहता है कि उसका बेटा सिद्धार्थ मेरे पास है। और ये बताने के बाद एंटोनी अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ से जाने लगता है। और ये सुनने के बाद तो पार्थिवन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर पार्थिवन के साथ नेपोलियन भी बैठा हुआ था। वो लोग आगे जाकर रुकते हैं और जिसके बाद तो यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है जहाँ पर कि पार्थिवन उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। फाइट करते करते एंटोनी सिर्फ ये चाह रहा था कि पार्थिवन ये कन्फेस कर ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थिवन उससे बोल बोल कर थक गया है कि वो लियो नहीं है। आखिर में उन दोनों के बीच में एक सॉलिड लड़ाई होती है और पार्थिवन यहाँ पर एंटोनी को जान से मार देता है। तो एंटोनी के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि यहाँ से जा चुके थे और उन कार में सिद्धार्थ भी था और वो लोग इस कार के साथ सिद्धार्थ समेत हैरोल्ड के पास पहुँच जाते हैं। अब हैरोल्ड को जब मालूम चला कि एंटोनी को पार्थिवन ने मार दिया है तो वो तुरंत ही पार्थिवन के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ पर लाओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से लेकर चले जाओ। अब यहाँ पर पार्थिवन के पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था, इसलिए वो एंटोनी की डेड बॉडी को लेकर हैरोल्ड की बताई हुई जगह पर जाने लगता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि हैरोल्ड की एक बहुत ही बड़ी फौज है। हैरोल्ड यहाँ पर पार्थिवन से कहता है कि हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि तू कन्फेस कर ले कि तू ही लियो है। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन बता बता कर थक गया था कि वो लियो नहीं है और इसी कारण एंटोनी भी मारा गया। तो अब क्योंकि पार्थिवन ये कन्फेस नहीं कर रहा था कि वो लियो है, इसलिए वो पार्थिवन से कहता है कि अगर तू कन्फेस नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो हैरोल्ड यहाँ पर अपने लोगों को कॉल करता है जो कि पार्थिवन के घर के बाहर ही थे और उसके ऑर्डर पर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्थिवन ने सारी प्लानिंग पहले से ही सेट कर रखी थी। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो अपने आप मरने लगते हैं क्योंकि उसने जाल बिछा कर रखा था और दूर से जोशी और इंस्पेक्टर नेपोलियन भी उनके ऊपर हमला कर रहा था। तो आखिर में सबको मार दिया था, लेकिन जैसे जैसे एक आदमी अंदर घुस जाता है। वो आदमी सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हुआ था और वो उन्हें जब मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर वो लकड़बग्गा आ जाता है जो कि पार्थिवन का पालतू जानवर बन गया था और पार्थिवन ने उसका नाम जकड़ बांगड़ू रखा था और जकड़ बांगड़ू यहाँ पर उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद हैरोल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देकर पार्थिवन को पिटवाने लगता है। यहाँ पर पार्थिवन के ऊपर सबसे पहले आग लगाई जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भी तो सिद्धार्थ को बचाना है, जबकि हैरोल्ड की एक बहुत ही बड़ी गैंग थी। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन उन सभी को ऊपर बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। आखिर में सिर्फ और सिर्फ हैरोल्ड बचता है और हैरोल्ड यहाँ पर पार्थिवन से कहता है कि तू लियो है। तो पार्थिवन यहाँ पर हैरोल्ड से कहता है कि हाँ चाचा मैं लियो हूँ और जिन भी लोगों को ये बात मालूम चलेगी कि मैं लियो हूँ उन लोगों को मरना पड़ेगा, जैसे कि एंटोनी को मरना पड़ा था। एंटोनी को मारते वक्त पार्थिवन ने एंटोनी को बता दिया था कि वो लियो है और यहाँ पर भी हैरोल्ड को बता दिया है कि वो लियो है और जिसके बाद पार्थिवन यहाँ पर हैरोल्ड को जान से मार देता है और आखिर में अपने बेटे सिद्धार्थ को सही सलामत यहाँ से बचा लेता है और जाते जाते हैरोल्ड के सारे गुंडों समेत सभी को आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। तो दोस्तों, थालापति विजय की फिल्म लियो भले ही पहली बार पैन इंडिया में रिलीज हो रही हो, लेकिन उनकी लगभग सारी फिल्में यूट्यूब पर हिंदी में मौजूद है और सभी को करोड़ों दर्शकों ने देखा है। मास्टर के बाद फिर एक बार लोकेश कनगराज विजय क्या कमाल दिखाने वाले हैं, ये जानने की उत्सुकता हमें थिएटर तक ले गई और विजय ने हमें निराश नहीं किया। विजय की हर फिल्म की तरह लियो भी
मनोरंजन से भरपूर है। इस एक्शन फिल्म में इमोशन का तड़का भी है और स्वाद अनुसार रोमांस और कॉमेडी भी है। कहानी भले ही बही हो लेकिन ये फिल्म आपको आखिर तक बांधे रखती है। तो लोकेश कनगराज ने इससे पहले कैथी, मास्टर और विक्रम जैसी फिल्में बनाई है। उन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी और वो थी मास मसाला वाले मूवमेंट्स। ऐसे सीन जहाँ लोग चिल्ला चिल्ला कर बगल वाले के कान के पर्दे फाड़ डालते हैं। लियो के नंबर उस मामले में कम पड़ते हैं। फिल्म में भरपूर मात्रा में खून खराबा है, जबड़े टूट रहे हैं, हड्डियां चूर हो रही है। मेकर्स ने हिंसा दिखाने में पूरी लिबर्टी ली है, उसके बावजूद भी वो ज्यादा मासी सीन नहीं बना पाए हैं। फिल्म में एक एक्शन सीन है जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है और वो है कैफे में फाइट वाला सीन। लोकेश कनगराज के यूनिवर्स में एक और बात लगातार दिखती है, पिता और बच्चे का रिश्ता। कैथी में दिल्ली अपनी बच्ची से मिलना चाहता था। विक्रम में कमल हासन का किरदार अपने बेटे का बदला लेता है। लियो में भी विजय के कैरेक्टर का अपनी बेटी से खास लगाव रहा है। मुसीबत की घड़ी में वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है या नहीं। दोनों के बीच एक छोटा सा सीन है जहाँ देखकर लगता है कि पार्थिवन यहाँ बच्चा है और उसकी बेटी उम्र से पहले समझदार हो गए हैं। और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त यहाँ भी विलन बने हैं। दुख की बात यह है कि दोनों फिल्मों ने उन्हें कायदे से इस्तेमाल नहीं किया। उनके और विजय के बीच ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसे यादगार या आइकॉनिक की श्रेणी में रखा जा सके। विजय के पास एंटनी से लड़ने का मोटिव भी है, फिर भी लोकेश दोनों के बीच वो फ्रिक्शन नहीं पैदा कर सके। फिल्म की लंबाई भी कम की जा सकती थी। कुछ ऐसे सीन भी थे जिन्हें जगह मिलनी चाहिए थे, जैसे एक जगह पार्थिवन का बेटा अपने पिता के साथ मिलकर लड़ता है, अगले सीन में हम उसे अपने पिता से ही नाराज देखते हैं। इस बदलती बॉन्डिंग को समय देखकर दिखाया जा सकता था। और हमारे यहाँ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के हिसाब से फिल्में बनती है। आप फर्स्ट हाफ में चाहे ऑडियंस को पकड़ कर रखें, लेकिन सेकंड हाफ में ढील दे दी तो पतंग के कन्ने कट जाते हैं और लियो कुछ ज्यादा ही ढील दे देती है। फिल्म का प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स दोनों ही अपना काम नहीं कर पाते। ऐसे सीन बनकर रह जाते हैं जहाँ बस आप आंखों के सामने कुछ घटते हुए देख रहे हैं, कोई थ्रिल पैदा नहीं होता है। और दुरुस्त क्लाइमैक्स फिल्म को अलग लेवल पर ले जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अनुराग कश्यप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बस लोकेश कनगराज की फिल्म में मरना है। वो लोगों को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से मारते हैं और अनुराग की इच्छा इस फिल्म में पूरी हुई है। वो इस फिल्म में बहुत ही स्टाइलिश तरीके से मरते हैं। और फिल्म मास्टर के बाद निर्देशक लोकेश कनगराज और अभिनेता विजय की जोड़ी फिल्म लियो में नजर आई है। फिल्म का कैथी और विक्रम के बाद यह फिल्म लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है। लेकिन इस यूनिवर्स के नाम पर लोकेश ने अपने ही प्रशंसकों के साथ धोखा किया है, क्योंकि विक्रम और रोलेक्स का दर्शक पूरी फिल्म में इंतजार करते रहे, उनके हाथ लगा तो सिर्फ धोखा। हालांकि विक्रम फिल्म की लास्ट में आते जरूर है, लेकिन वो उतना ज्यादा मसालेदार नहीं था। और फिल्म लियो की शुरुआत बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जब फिल्म की कहानी में लियो दास की एंट्री होती है तो कहानी की गति तेज हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति पार्थिवन अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस किरदार के जरिए लोकेश कनगराज ने एक आम आदमी की आवाज को उठाया है, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, भले इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। वही लियो के किरदार के साथ अपना एलसीयू भी स्थापित कर लिया। लेकिन अगर लोकेश की पहली फिल्म देखें तो उसमें एक जबरदस्त कहानी होती थी। इस फिल्म में लोकेश ने चालाकी दिखाई है, यहाँ कहानी थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है। उन्होंने एक्शन सीन डालकर इस कमी को पूरी करने की कोशिश की है। और कहते हैं ना, अति सर्वते बरजते, वही इस फिल्म में दिखा। जरूरत से ज्यादा एक्शन सीन कहानी को कमजोर ही बनाते हैं, जिसकी वजह से संजय दत्त और अर्जुन के किरदार ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इंटरवल के बाद फिल्म की गति एक बार फिर से धीमी हो जाती है और कमजोर कहानी को फ्लैशबैक दृश्यों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म की कहानी निर्देशक लोकेश कनगराज ने रत्न कुमार और धीरज बेद के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म के बाकी पहलुओं पर जितना ध्यान दिया गया है, अगर कहानी को थोड़ा सा और सशक्त बनाने के लिए मेहनत की गई होती तो इस फिल्म को एक्शन के साथ देखने का कुछ और ही रोमांच होता। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अभिनेता विजय का एक्शन दृश्यों में परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है और संजय दत्त और अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, लेकिन आधे अधूरे किरदारों से दोनों का असर नहीं हो पाया। त्रसा का अभिनय भी एक दायरे तक ही सीमित रहा। विजय के साथ उनके भी भावनात्मक सीन उभर नहीं पाए हैं। पुलिस अधिकारी की भूमिका में गौतम मेनन सरप्राइज पैकेज है। कांस्टेबल नेपोलियन के रूप में जॉर्ज मैरिन ने अच्छा अभिनय किया है और अपने किरदार को वहीं से जारी रखा है जहां से कैथी में अंत हुआ था। फिल्म लियो में विजय और गौतम मेनन की दोस्ती को अच्छी तरह से पेश किया गया है। प्रिया आनंद जैसे कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं है और फिल्म में अनिरुद्ध रविचंद्रन का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही कमाल का है। लेकिन अगर उनकी पिछली फिल्म विक्रम से तुलना करें तो उस मामले में इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा कमजोर है। और फिल्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कमाल की है, जैसे लकड़ बग्गे वाले सीन में वीएफएक्स का अच्छा प्रयोग हुआ है। पूरी तरह से एक्शन मसाला फिल्म में लियो अगर कहानी पर थोड़ा और काम किया गया होता तो यह बेहतरीन फिल्म बन सकती थी।
और लियो मूवी आपको पूरी तरह से मनोरंजन देगा। लेकिन कुछ कमियों के साथ फिल्म में बहुत बड़े हिस्सेदारी विजय की दिखाई गई है और छोटे मोटे किरदार और नेगेटिव रोल को भी उतनी अहमियत नहीं दी गई है। लेकिन फिल्म ओवरऑल देखने में आपको काफी आनंदित और एंटरटेन प्रदान करेगी। और फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं है। हाल ही में जवान में हमने फ्लैशबैक और प्रेजेंट की कहानी देखी है और ज्यादातर तमिल फिल्में इसी ढांचे में बनती है, जहां एक साथ दो कहानियां सुनाई जाती हैं और हीरो भी दो अवतार में दिखने लगते हैं, फिर वो डबल रोल हो या फिर पिता बेटे की कहानी या फिर भूत भविष्य की कहानी। तमिल सिनेमा में हम सालों से यही कहानी देखते आ रहे हैं। लियो का स्क्रीन प्ले कमजोर है, कहानी थोड़ी मामूली सी है, लेकिन इसका निर्देशक विजय की एक्टिंग फिल्म को पूरी तरह से बचा लेती है। और फिल्म की राइटिंग और निर्देशन दोनों की जिम्मेदारी लोकेश कनगराज ने अपने कंधे पर ली है। इनकी राइटिंग भले ही निराश करती हो, लेकिन उनका निर्देशक राइटिंग के मुकाबले काफी अच्छा है। फिल्म का बाइक चेजिंग स्टंट हमें विक्रम की याद दिलाता है, पर विजय संजय दत्त के बीच की फाइट हो या फिर विजय त्रिषा के बीच का इमोशनल सीन, लोकेश ने इस फिल्म में कुछ सीन का बेहतरीन निर्देशन किया है। और बात करें विजय की, तो विजय 49 साल की उम्र में भी विजय के एक्शन और क्लीन मूव्स आपको हैरान कर देते हैं। लियो और पार्थिबन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, एक्सप्रेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसका श्रेय थालापति विजय को जाता है। 15 साल के बाद विजय और त्रिषा को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ एक्शन सीन्स हटाकर फिल्म में विजय और त्रिषा को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता तो फिल्म और ज्यादा दिलचस्प होती। विजय के बाद कोई हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है तो वो पूरी तरह से संजू बाबा। एंटोनी दास के रूप में संजय दत्त ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो बेस्ट विलन है। कोई भी किरदार आसानी से वो निभा लेते हैं। उनके एक्सप्रेशन, इमोशन को कैरी करने का अंदाज सब कुछ सटीक है। आमतौर पर विजय की फिल्मों गाने से भरपूर होती है और उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लेकिन इस बार फिल्म में ना तो ज्यादा गाने हैं और ना ही गाने याद रह जाते हैं। लेकिन फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने शानदार काम किया है। अनिरुद्ध इससे पहले जवान पर भी काम कर चुके हैं। कई बार एक्शन सीन के बीच में आने वाले डायलॉग म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं देते, लेकिन लियो में ये गलती नजर नहीं आती। और बात करें सिनेमेटोग्राफी, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पर काम किया जा सकता था। फिल्म की शुरुआत में ही हिमाचल की वादियों में शूट किए गए रात के कुछ सीन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ पाते। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। लियो को लेकर फैंस के एक्साइटमेंट का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है। यहाँ तक कि इसने वर्ष 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान को भी एडवांस बुकिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ लियो ने वर्ष 2023 की ओपनिंग डे के लिए सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि थालापति विजय स्टारर और लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी लियो ओरिजिनल तमिल में बनी फिल्म है। वहीं इस फिल्म को सिनेमा घरों में तेलुगु और हिंदी के साथ साथ कई और लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। एडवांस बुकिंग के आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक विजय की फिल्म की मंगलवार रात मतलब कि 17 अक्टूबर 2023 को 17,54,253 टिकट बिक चुकी थी। फिल्म में रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से 34 करोड़ रुपए की कमाई कर दिखाई है। बता दें कि शाहरुख खान की जवान की पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग में 15,75,000 की एडवांस टिकट बिकी थी। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय